और विद्यार्थियों, बात चल रही थी भारत में लोकतंत्र की स्थापना की, और उस लोकतंत्र की स्थापना के सिलसिले में जो दूसरा अध्याय है हमारा, वो एक दल के प्रभुत्व का दौर। और चूंकि पहले हम जान चुके हैं कि प्रारंभिक 3 आम चुनावों में भारत में लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में कांग्रेस ने ही बड़ी भारी मात्रा में जीत प्राप्त की, तो कांग्रेस के प्रभुत्व का दौर की बात हम कर रहे हैं। और यहाँ हम बात करेंगे आज कि कांग्रेस एक सामाजिक और विचारधारात्मक संगठन के रूप में, कि कांग्रेस एक सामाजिक संगठन भी था और एक विचारधारात्मक संगठन भी था। तो ये आज हमारा टॉपिक रहने वाला है, कांग्रेस एक सामाजिक और विचारधारात्मक संगठन के रूप में। पहले हम बात करते हैं कि कांग्रेस किस प्रकार से एक सामाजिक संगठन बना। सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई। एक रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी ए ओम ह्यूम, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम ने इसकी स्थापना बम्बई में की थी। शुरू में जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो इसकी पहचान उस समय एक राजनीतिक दल के रूप में न होकर सही मायने में एक हित समूह के रूप में इसकी पहचान थी। और वो किन का हित समूह था? नवशिक्षित जो लोग भारत के थे, वो जो कामकाजी लोग थे, अर्थात जो सरकारी नौकरी पेशा करते थे, और जो व्यापारी वर्ग था, उनके हितों का रक्षा करने वाले एक समूह के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। तो प्रारंभ में ये एक हित समूह था। हित समूह वो होता है जो किसी विशेष वर्ग के हितों को लाभ पहुंचाने के लिए कार्य करता है। लेकिन 20वीं सदी में कांग्रेस ने अनेक जन आंदोलन चलाए। ये आपको अच्छे से पता होगा कि ये कांग्रेस ही थी जो अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो स्वतंत्रता का था उसका नेतृत्व कर रही थी। और उसके चलते सविनय अवज्ञा, असहयोग आंदोलन, सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन चलाए, जिससे कांग्रेस ने एक राजनीतिक दल का रूप ग्रहण किया। तो कांग्रेस एक राजनीतिक दल के रूप में उभरी किसके कारण से? 20वीं सदी में उसके द्वारा चलाए गए अनेक जन आंदोलनों के कारण से। प्रारंभ में अगर हम बात करें तो इसमें अंग्रेजी दा का मतलब होता है अंग्रेजी बोलने वाले लोग, शहरी जो शहरों में रहते थे, और उच्च मध्यम वर्ग के लोग ही शामिल थे, धनिक लोग ही शामिल थे। तो प्रारंभ में देखा जाए तो इसमें बहुत सारे लोग शामिल नहीं थे, देखा जाए तो केवल कुछ विशेष लोग ही शामिल थे, जैसे अंग्रेजी बोलने वाले लोग जो शहरों में रहते थे और जो उच्च मध्यम वर्ग से आते थे। जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे इसमें कुछ अनेक नेता उभरे, ऐसे नेता उभरे जो अब ना केवल शहरों की तरफ ही ध्यान रखते थे, ना केवल उद्योगों की तरफ ही ध्यान रखते थे, अपितु जो खेती किसानी के साथ साथ गांवों की तरफ भी ध्यान देते थे। ऐसे नए नेता इसमें शामिल होने लगे। इससे हुआ ये कि कांग्रेस में अनेक प्रकार के लोग शामिल होने लगे, जैसे कि अनेक धर्मों के लोग, अनेक जातियों के लोग, अनेक वर्गों के लोग, अपेक्षाकृत ग्रामीण लोग भी, कुछ कम शिक्षित लोग भी। इस प्रकार से इसमें विभिन्न प्रकार के लोग शामिल होने लगे, और इससे कांग्रेस एक सामाजिक संगठन बना। पहले राजनीतिक दल का रूप ग्रहण किया, उसके बाद जब राजनीतिक दल का रूप ग्रहण किया तो इसमें अनेक ऐसे नेता है जो न केवल शहरी और शिक्षित और उच्च वर्ग के लोगों की ही बात करते थे, अपितु ग्रामीण और खेतीहर जो लोग होते थे और विभिन्न वर्गों और विभिन्न जातियों और अपेक्षाकृत कम शिक्षित लोग होते थे, उनकी तरफ भी ध्यान दिया। और फिर ऐसे लोग भी इससे जुड़ते चले गए। इससे कांग्रेस एक सामाजिक संगठन बना। दूसरा पार्ट देखते हैं, कांग्रेस विचारधारात्मक संगठन के रूप में। कांग्रेस में प्रारंभ में एक विशेषता थी, और वो विशेषता ये थी कि भारत में जो लोग अलग अलग प्रकार के विचार रखते थे वे भी अपने आप को कांग्रेस के साथ ही जोड़ करके रखते थे। समान जो विचार जिनके होते थे तो वो तो कांग्रेस से जुड़े हुए थे, लेकिन जो अलग अलग प्रकार के विचार रखते थे वो भी अपने आप को कांग्रेस में ही जोड़ करके रखते थे। तो देखा जाए तो इसमें परस्पर विरोधी विचारधाराओं के लोग भी शामिल थे, जैसे गर्मपंथी और नरमपंथी। प्रारंभ में कांग्रेस की जब स्थापना हुई वहाँ से लेकर के और 1905 तक का जो काल होता है वो नरमपंथियों का काल कहलाता है। फिर 1906 से लेकर के 1919 तक का गर्मपंथी काल। दक्षिणपंथी और वामपंथी लोग वे लोग होते हैं जो अपेक्षाकृत गरीबों का हित चाहते हैं। दक्षिणपंथी लोग वे होते हैं
जो अपेक्षाकृत अमीरों का हित चाहते हैं। इसमें शांतिवादी और क्रांतिकारी लोग भी शामिल थे। तो अनेक विरोधी विचारधाराओं के लोग भी इसमें शामिल थे, परंतु ये लोग अपने आप को कांग्रेस से ही जोड़ कर रखते थे। तो यहाँ विद्यार्थियों ध्यान रखो कि ये विचारधारात्मक संगठन कैसे था कि इसमें गर्मपंथी विचारधारा के लोग भी शामिल, नरमपंथी विचारधारा, दक्षिणपंथी, वामपंथी, शांतिवादी, क्रांतिकारी, कंजर्वेटिव, इस प्रकार की विचारधाराओं के लोग, सब लोग इसमें शामिल थे। इससे कांग्रेस एक विचारधारात्मक संगठन के रूप में भी उभरी। कांग्रेस की अपनी एक और विशेषता थी कि इसमें जो लोग अलग अलग विचारधारा भी रखते थे उनको ये अपने आप में ही समाहित करके रखती थी। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की विचारधारा एक अलग प्रकार की और कुछ समूह की अलग प्रकार की विचारधारा हो तो उसको अपने से अलग कर देती थी, नहीं, अपितु अपने आप में ही इसको समाहित करके रखती थी। इसलिए ये एक विचारधारात्मक संगठन भी बना। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि कांग्रेस एक सामाजिक और विचारधारात्मक संगठन भी था। क्योंकि सामाजिक और विचारधारात्मक संगठन था, विभिन्न विचारधाराओं के लोग, विभिन्न समूहों के लोग, विभिन्न वर्गों के लोग, विभिन्न जातियों, विभिन्न धर्मों के लोग सब इसमें समाहित थे। इसलिए इसकी लोकप्रियता ज़्यादा थी। लोकप्रियता ज़्यादा थी तो इसको चुनाव में सफलता भी ज़्यादा मिली। तो इस कारण से प्रारंभिक 3 चुनावों में इसका दबदबा रहा, इसका प्रभुत्व रहा, वही इसके प्रभुत्व का दौर था। और ये सही मायने में वो दल था जिसने भारत में लोकतंत्र की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। सबसे पहले मेरे साथ आओ।